हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र फिजिक्स का डिस्कशन है। हम लोग प्रकाश यानी लाइट चैप्टर को जो है डिस्कस कर रहे हैं। और प्रकाश जो चैप्टर है इसमें इससे पहले वाले सेशन में 77 तक जो है 77 प्रश्नों तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कवर कर लिया था। जो आज का सेशन है प्रश्न संख्या 78 से स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो 78 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, तीनों कथन को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। इसमें जो सही जवाब है कि प्रकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, बिल्कुल सही है। और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य जो है, सन जो होता है, लाल दिखाई देता है। पहला और तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखिए, चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैंगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है और इसी कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म के भांति व्यवहार करती हैं, जिनसे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। 79 है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का जो कारण है वो क्या है। तो इसका सही जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 80 नंबर है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है। इसके कारण क्या है। देखिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य में जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। बैंगनी प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैसों के अणुओं, धूल कणों, पराग कणों आदि से टकराता है। और टकराने के बाद क्या होता है, जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है, उसके द्वारा परावर्तित या छितरा दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश का लाल रंग बिना अधिक प्रकीर्णन हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है। पर बैंगनी, जामुनी और नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणु आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हवा के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश जो होता है हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा। 81 है, जबकि अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है कैसा। तो वही क्वेश्चन है, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो बताइए, अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को अगर देखा जाए तो किस रंग को मतलब कि ये इंडिकेट करेगा। तो आकाश जो है कैसा दिखाई देगा, काला, बी ऑप्शन। और 82 है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला क्यों लगता है, क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है। देखिए, अगर बात करें तो आकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। किसी रंग
किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैंगनी और नीले रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे कम होते हैं और यही कारण है कि इनका प्रकीर्णन अधिक होता है और इस परिघटना के फलस्वरूप समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 83 है, हमें जो है हरी घास का रंग हरा ही दिखाई देता है, क्यों? हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर क्या करता है? परावर्तित करती है। जो रंग का जो वस्तु होता है उस प्रकाश में से उस वस्तु को वो ऑब्जर्व कर कर हमारे तरफ, हमारे आंख के तरफ क्या करता है? परावर्तित करता है। इसीलिए जो वस्तु है जिस रूप में है वो हमें दिखाई देती है। देखिए, हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को जो है अवशोषित करते हैं और हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसी से पत्तियां हमें हरे रंग के रूप में जो है दिखाई पड़ती है। 84 है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, या इस घटना का जो कारण है वो क्या है? साबुन की जो फिल्म होती है, बुलबुले होते हैं, वो हमें सुंदर रंग की दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? इस घटना का कारण बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो इस घटना का जो कारण है वो है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण पानी पर साबुन की जो फिल्म होती है वो हमें सुंदर दिखाई देती है, मतलब कि काफी आकर्षक दिखाई देती है। देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण का एक उदाहरण जल पर तैरते तेल की परत से प्रकाश का परावर्तित होना है। अन्य उदाहरण के रूप में अगर देखें तो कृत्रिम या प्राकृतिक प्रकाश स्रोतों से प्रकाशित होने के बाद साबुन के बुलबुले की एक पतली परत के द्वारा सुंदर रंग के एक वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम को परावर्तित करना है। 85 है, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? प्रश्न को समझिएगा। कह रहा कि सपोज दैट पृथ्वी से पश्चिगामी हो रहा है, यानी पृथ्वी से रॉकेट उड़ान भर रही है। प्रकाश के वेग की जो चाल है, यान की जो चाल है प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में जो मौजूद यात्री हैं, स्थित यात्री हैं, इनको जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पीला। पीला यानी सी ऑप्शन। पीला क्यों दिखाई देगा? पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाई देने वाले प्रकाश के रंग को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र की सहायता लेते हैं। सूत्र क्या है? V बराबर L इंटू 1 - 1 बटा में 1C होता है, 1 इंटू सी होता है। यहां पे लेमडा जो होता है मूल तरंग दैर्ध्य होता है, लेमडा 0 आभासी तरंग दैर्ध्य होता है, V रॉकेट का वेग होता है। रॉकेट पृथ्वी से जो है पश्चिगामी हो रहा है, अतः प्लस चिन्ह लिया जाएगा। तो 2/10C बराबर लेमडा माइनस लेमडा 0 बटा में लेमडा इंटू सी। तो इस तरह से हल कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? 1.25 लेमडा 0। नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान 450 nm से 475 nm के बीच होता है। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाई देने वाला जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की रेंज होगी 562 से 593 nm के बीच होगी, जो कि ये पीला प्रकाश को इंडिकेट करता है। पीला प्रकाश होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 86 है, किसी उत्तल दर्पण के द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? किसी उत्तल दर्पण के द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आभासी और सीधा होगा। देखिए, कन्वेक्स मिरर जो होता है, उत्तल दर्पण से प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके पोल और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। 87 है, कार में पीछे के यातायात को जो कार होता है, या साइड मिरर कह सकते हैं, साइड मिरर का कार्य क्या होता है?
पीछे के वाहनों को दिखाना। तो कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? साइड मिरर में कांच जो प्रयोग होता है वो कौन सा कांच होता है, आप बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है और इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, फील्ड व्यू जो होता है वो अधिक होता है। इसीलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे की ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए, पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 88 है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पीछे के यातायात को देखने के लिए साइड मिरर में जो कांच प्रयोग होता है, जो दर्पण प्रयोग होता है वो होता है उत्तल दर्पण। 89 है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में, पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है? वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, बताइए, उत्तल दर्पण। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन को डील किया था हम लोगों ने उसी पर आधारित है। और 90 नंबर भी बताइए। 90 नंबर जो प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। अगर आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाइएगा तो जो आपका प्रतिबिंब होगा लगेगा कि आपसे भी आपका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में। इसका तात्पर्य क्या है? और वो तात्पर्य है कि दर्पण कौन सा है, इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा किस दर्पण में बनेगा, दर्पण का प्रकार क्या होगा, यही प्रश्न है। दर्पण के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपसे वास्तविक रूप से काफी बड़ा दिखाई देगा। इसका कारण है कि दर्पण जो है वो अवतल है। अवतल में इस प्रकार के कंडीशन जो है लागू होते हैं। देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका अगर बात करें तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर यानी गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है आकार में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी भी हो सकता है। उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। 91 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में जो दर्पण लेते हैं, यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यह प्रश्न है, आप बताइए। दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सैलून में अगर आप जाते हैं तो सैलून में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश यानी कलई की जाती है। अंदर का तल परावर्तक होता है, उसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। इसीलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी, बाल बनाने वाले शीशों के रूप में किया जाता है। 92 है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा दर्पण होता है? खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा नतोदर दर्पण। नतोदर दर्पण यानी ऑप्शन ए। कारों की हेडलाइट, सर्च लाइट आदि में परावर्तक के रूप में अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग के द्वारा खोज बत्ती से समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। 93 दंत विशेषज्ञ की शीशा होता है। दंत चिकित्सक जो होते हैं वो किस प्रकार के शीशा का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक जो होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो किस प्रकार के? तो नतोदर शीशा, यानी नतोदर का मतलब है, बताइए, अवतल दर्पण, बी ऑप्शन। देखिए, जो डेंटिस्ट होते हैं ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आकाशीय पिंड, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए भी परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान, नाक, गले के आंतरिक भागों के जांच के लिए भी इसका उपयोग होता है। किसका?
अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट 94, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर के द्वारा किसका उपयोग होता है? तो वही बात है, डेंटिस्ट किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो सही जवाब होगा वो होगा, आपको मालूम है? अच्छा, कमेंट करके बताइए, चलिए कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। 95 है, एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। वही क्वेश्चन, वही जवाब, बताइए। एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त जो दर्पण है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या कमेंट आता है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, ऑप्शन ए। ऊपर का भी यही जवाब था, जो 94 नंबर क्वेश्चन था अवतल दर्पण, उसका सही जवाब हो जाता। वहां पे दिया हुआ था अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण होता तो सही जवाब, नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? धूप से बचने के लिए छातों में, जो छाता अम्ब्रेला होता है, इन छाते में जो रंग का प्रयोग होना चाहिए, कौन सा सबसे उचित होगा जो आपको धूप से बचाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, ऊपर उजला और नीचे काला, बी ऑप्शन। देखिए, श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतः परावर्तक है, जिसे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है। छाते की ऊपरी सतह सफेद होने से ही गर्मी में धूप से जो है बचा जा सकेगा। 97, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक और बड़ा, काल्पनिक और बड़ा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। खगोलीय दूरदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। 98, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु रखी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। 99 है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऊपर में इसके बारे में डिस्कस किया था। 100 नंबर है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन होगा वो कितना होगा? जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन होगा वो होगा 2 थीटा, डी ऑप्शन। जब दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण की दिशा परावर्तित नहीं होती है तब परावर्तित किरण का जो घूर्णन होता है कोण दर्पण के घूर्णित कोण से 2 गुना होता है। प्रश्न संख्या 101 है, कथन ए कह रहा है कि यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण आर, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से जो है क्या होता है, गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। इसका सही जवाब क्या है बताइए? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से जो है उसी माध्यम से वापसी हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहां जो है
मणिकाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम है अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वे तेजी से चमकती हैं। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। 102 प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? आपको मालूम है कि प्रकाश में 7 कलर्स होते हैं। इन रंगों को अलग करने के लिए आप क्या करेंगे? शुरू में जो थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी समय हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से अगर आप प्रकाश को गुजारते हैं तो वो प्रकाश अलग अलग रंगों में प्रिज्म से गुजरने के बाद अलग अलग एक पटल पर जो है वो प्रकाश प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए 103 है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? इंद्रधनुष के रंगों का जो सही क्रम है वो है नीला, हरा और पीला। नीला, हरा, पीला, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम जो होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 104 है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, वर्षा के बूंदों पर जब धूप चमकता है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? बताइए, इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। 105 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी कणों में जो है अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 106 है, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में दिखाई देता है? आपको ROYGBIV के बारे में पता होगा, क्रम याद होगा तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा हरा रंग, बी। देखिए, अगर बात करें तो लाल, आर के मतलब लाल, ओ के मतलब ऑरेंज, वाई के मतलब ROYGBIV, इसको रट जाइए, GBIV, तो क्रम याद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 107 है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं तो बैंगनी और लाल, यानी जो जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, यहां से प्रकाश गुजर रहा है तो जो प्रकाश का लास्ट वाला और ऊपर वाला जो मतलब कि सिरा है कौन कौन से रंग को इंडिकेट करता है? तो बैंगनी और लाल रंग। इसके बाद प्रश्न संख्या 108, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे जो होता है सिर के ऊपर होता है, सीधे सिर पर आता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा के बूंदों में नहीं हो पाता। इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं देगा। इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और जब सूर्य पूरब में होता है यानी सुबह के समय, तब इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, और जब सूर्य पश्चिम में होता है तो यानी इवनिंग में, इस समय इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देता है। 109 है, कथन ए, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी जो होगी वो छोटी और जल के सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है।
कारण छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोने पर छड़ी जो होती है छोटी और जल के सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इस कारण प्रकाश का अपवर्तन है। इसका जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है और यह छड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाली किरणें जल के सतह पर पहुंचती है तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर हटकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। इसीलिए कथन ए सही, आर गलत। प्रश्न संख्या 110 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, यदि कोई व्यक्ति भरी पानी से बाल्टी को पड़े एक सिक्के को देखता है। यदि कोई व्यक्ति भरी पानी से जो बाल्टी है इसमें एक सिक्का है, अगर सिक्के को देखता है तो उसके सिक्के जो है अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, उठा हुआ दिखाई देगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। क्या दोनों कथन सत्य हैं? बताइए, इनमें से जो कथन सत्य है, पहला और दूसरा, दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, दोनों ही परिस्थितियों में अपवर्तनांक का सिद्धांत लागू होगा। अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी दिशा और चाल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। प्रथम परिस्थिति में जल से बाहर स्थित प्रेक्षक के संदर्भ में प्रकाश किरण सघन से यानी जल से विरल यानी वायु में प्रवेश करती है। अपवर्तन के कारण सिक्का जो है पानी मतलब या बाल्टी में जो है सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से निकट प्रतीत होगा पानी के बाल्टी में। द्वितीय परिस्थिति में जल के अंदर स्थित प्रेक्षक के संदर्भ में प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम यानी वायु से जल में प्रवेश करती है, सघन यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होगा। 111 है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अवतल लेंस, डी ऑप्शन, अवतल लेंस। देखिए, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह पर उतल होती है अवतल मतलब कि या अपसारी लेंस की भांति यह व्यवहार करता है और पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। इसीलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। 112 है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है किस रूप में व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस जैसा, सी ऑप्शन। 113 है। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। इसका सही जवाब क्या है? समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें से एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इस युग्म का जो व्यवहार होगा वो क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा कांच की समतल चादर की भांति। यानी इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। याद रखिए, कांच की समतल चादर की भांति समान फोकस दूरी के अभिसारी और अपसारी लेंस को एक साथ सटा कर रखने पर वे कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिससे कि दोनों लेंसों के युग्म प्रतिफल शून्य हो जाता है। यह संयुग्मन समतल प्लेट की तरह काम करता है। 114 है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो इसकी सही जवाब जो हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, उसके लंबाई का आधा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ऊंचाई h है तो दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, उसके आधा होनी चाहिए। 115 है। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी?
तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? हाफ, यानी 0.75 मीटर, ऑप्शन ए। इसके बाद एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत होती है, सी ऑप्शन, रट जाइए। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है दर्पण से उतनी ही दूरी पर स्थित होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है, यानी d0 बराबर वस्तु की दर्पण से दूरी को इंडिकेट करेगा, di बराबर प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी। गोलीय दर्पण के लिए जो फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है, d0 और d1 में जो संबंध होगा 1/d0 प्लस 1/di इक्वल टू 1/f बराबर 2/r। यहां पे r दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो समतल दर्पण के लिए अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से हल किया गया है। 117 है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस, सी ऑप्शन। देखिए, आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। 118 है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस दर्पण या लेंस का काम में लेते हैं, प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूरदृष्टि निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर बात करें तो दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, नजदीक की नहीं दिखाई देती हैं। इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 119 है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन डी, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये जो कथन है सही नहीं है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट के वस्तु पर जो है दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है। यह दोष मुख्यतः आंख के पुतली के अधिक छोटे होने के कारण या कॉर्निया के अधिक समतल होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 120, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेज होते हैं किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो सही जवाब है उत्तल, बी ऑप्शन। देखिए, बीच में मोटे और किनारे पर पतले आकार वाले ग्लासेज को उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस कहते हैं। यह अनंत से आने वाली किरणों को जो है सिकोड़ता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस को जो है उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज में करते हैं। यह दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए भी प्रयुक्त होता है। 121, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनकेव लेंस यानी नतोदर लेंस। इसके बाद देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल या नतोदर या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। 122 है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किस लेंस या दर्पण के प्रयोग से? निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट के वस्तु को स्पष्ट देख तो लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 123, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किस दर्पण या लेंस के माध्यम से? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से, याद रखिएगा। 124, निकट दृष्टि दोष को जो है निकट दृष्टि दोष की रोग को मुक्त किया जा सकता है, निकट दृष्टि दोष को निवारित किया जा सकता है किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। 125 है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे जो है चीजें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है?
देखिए, जब एक व्यक्ति सीधा तीव्र प्रकाश एरिया से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए उस अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वह वहां पे ठहर कर चीजों को देखने की कोशिश करता है तो स्पष्ट होने लगता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए सही नहीं है, डाउटफुल है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आंखों में स्थित कोन फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल होते हैं, जबकि रॉड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। तीव्र प्रकाश में रोडोप्सिन यानी रॉड रिसेप्टर समाप्त हो जाते हैं, क्षीण होकर निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि अंधेरे में रोडोप्सिन के पुनः विरचन या पुनः संश्लेषण हो जाने के कारण अंधेरे में रखी वस्तु दिखाई देने लगती है। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर पुतली के आकार में परिवर्तन भी होता है, जिससे आंखों को अंधेरों के प्रति अनुकूलित होने के लिए जो है कुछ समय लगता है। ए, सी और डी तीनों सही हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 126 है, आंखों में संकेंद्रण होता है। आंखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। 127 है, आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? आंख के लेंस की फोकस दूरी जो होता है किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो इसका सही जवाब है सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी से, सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से आंख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। 128 से, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 128 नंबर को देखिए, ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो सही नहीं है, एक सही नहीं है, वह है आपका डी ऑप्शन। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले के जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा कान, नाक और गले के जांच के लिए किया जाता है। यह एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। तीनों विकल्प सही हैं। अन्य 129 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितना सेंटीमीटर? स्पष्ट रूप से आपको देखने के लिए वस्तु और आपके आंख के बीच की दूरी कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। समान आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आंख का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु की तरह दूर बिंदु भी होता है। सामान्यतः आंख के लिए यह अनंत होता है और इस प्रकार सामान्य मनुष्य की नेत्र दृष्टि का विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। 130 है, समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आपको मालूम है 25 सेंटीमीटर। मानव की समान स्वस्थ आंखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लेंस की जो शक्ति होती है वो डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर याद रखिएगा। और लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की जो क्षमता होती है किसमें मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, डायोप्टर में, डी ऑप्शन। इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 134, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस की दूरी क्या होगी? यदि किसी मिरर के लेंस की जो पावर है वो +2 डायोप्टर है, +2 डायोप्टर है, तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस की दूरी देखिए, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। A बराबर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर बटा P, ठीक है। A बराबर 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो कितना डायोप्टर होता है? तो 0 डायोप्टर, याद रखिएगा। 136, कैमरे के द्वारक और कपाट गति की निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? कैमरे का द्वारक और कपाट गति की निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा F-22 1/60।
कैमरे का उद्भासन कैमरे के द्वारा के क्षेत्रफल तथा समय पर निर्भर करता है। उद्भासन d² इंटू टी के अनुक्रमानुपाती होता है। 137 आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है फिल्म। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 138 मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। मनुष्य के आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है दृष्टिपटल, डी ऑप्शन। मनुष्य के नेत्र की कार्य प्रणाली फोटोग्राफिक कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उसे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर गुजरती है, पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है। दृष्टिपटल या रेटिना जो है इसे फोकस कर देता है, जहां पर वस्तु छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। और 139 है मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, कहां पर किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करती है? तो रेटिना पर। इसके बाद 140 दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, किस पर बनता है आपको मालूम है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है रेटिना के पीछे, यानी सी ऑप्शन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से ये देख नहीं पाता है। ऐसे दोष को समाप्त करने के लिए जो है व्यक्ति का निकट बिंदु या सामान्य निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इस दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे जो है फोकसित होती है या फोकस करता है। 141 किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? परावर्तित करता है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अच्छा, इसके बारे में एक दो लाइन है। जब प्रकाश किरणें वस्तुओं पर आपतित होती हैं तो वे उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। 142 है एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा लाल, हरा और नीला, बी ऑप्शन। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाली कैथोड किरण नलिका में 3 विभिन्न फास्फोरस का प्रयोग होता है, ठीक है। फास्फर का प्रयोग होता है जो लाल, हरे और नीले रंग को उत्सर्जित करते हैं। 143 है वे कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? वह है लाल, हरा और नीला, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। इसके बाद 144 है जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? जब लाल, नीला और हरा प्रकाश एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का जो रंग हो जाएगा वो सफेद हो जाएगा, डी ऑप्शन। मिलाकर आप घर पे भी इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। 145 है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो लाल, हरा और नीला को हटा दीजिए, जो बचेगा वो प्राथमिक रंग नहीं होगा, यानी आपका काला इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। 3 रंग मूल रंग है, कौन कौन से? तो आपको मालूम है नीला, हरा और लाल। 147 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा है यदि रसायन यानी हरिताभ नीला और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। इनमें से कौन सा सत्य है? दोनों सही है, सी ऑप्शन। जिस प्रकार हरा, लाल और नीला को प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स माना जाता है, उसी प्रकार हरिताभ नीला, रक्ताभ नील लोहित तथा पीला को प्राथमिक वर्णक माना जाता है। प्राथमिक रंगों या वर्णकों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग का वर्णक प्राप्त होता है। जब रक्ताभ नील लोहित पीले रंग के 2 वृत्त को मिलाते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होता है, इसलिए सही है पहला कथन। उसी तरह हरिताभ नीला और रक्ताभ
नील लोहित रंग को मिलाने पर प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होता है, इसलिए दूसरा भी कथन सत्य है। 148, सूर्य के प्रकाश में रंगों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो आपको मालूम है 7 रंग की होती है। कौन कौन सी? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी ROBYGBI भी याद रखिएगा। 149, निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। निम्न रंगों में से विषम कौन सा रंग है? तो आपको मालूम है वो है आपका भूरा। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से दृष्टिभ्रम है? जो दृष्टिभ्रम है वह बताइए। तो पहला यानी गोधूली से सूर्य का अमाप, यह दृष्टिभ्रम है। इसके बाद दूसरा उष्णकाल में सूर्य का रंग, और इसके बाद चौथा आकाश में तारों का टिमटिमाना। ये तीनों जो है यानी पहला, दूसरा, चौथा, ये क्या है? ये दृष्टिभ्रम को उत्पन्न करते हैं। संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखना एक दृष्टिभ्रम है। उषा काल में सूर्य का लाल दिखाई देना और आकाश में तारों का टिमटिमाना भी एक दृष्टिभ्रम है। आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वे अनवरत नहीं चमक रहे, बल्कि पल पल चमकना बंद करते रहते हैं, चमकते बंद होते हैं, चमकते बंद होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, तारे निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें होती हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश का अपवर्तन इन विभिन्न घनत्व वाली परतों से होता है और प्रकाश की मात्रा घट बढ़ जाती है। साथ ही वायुमंडल की परतें ही हिलती रहती हैं। तारे इसलिए टिमटिमाते नजर आते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उष्मा एवं उष्मा गतिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।